एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं यूपीए के 4 साल। बीजेपी ने काला पत्र, एक तरह से कह दें जैसे सफेद, जैसे कहते हैं श्वेत पत्र, उसके बदला काला पत्र, चार्जेस हमला किए हैं बीजेपी ने। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के जो सरकार के 4 साल पूरे होने पर जो प्रधानमंत्री के बारे में नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने जो कहा है वो हम आपको बयान दिखाते हैं। यूपीए 1 में भी इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, लेकिन यूपीए 2 ने तो इंतहा कर दी। एक घोटाला थमता नहीं, दूसरा उजागर हो जाता है और राशि माइंड बॉगलिंग, दिमाग को बौखलाने वाली है। दूसरे घोटाले की राशि हमेशा पहली राशि से बढ़कर होती है। 70,000, 1,76,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1,86,000 करोड़, यानी लोग जीरो लगाना भूल जाते हैं। और अगर आज मैं ये कहूं कि इतना भ्रष्टाचार पहले कभी किसी शासनकाल में नहीं हुआ तो ये गलत नहीं होगा। और इसी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खामियाजा आम आदमी को महंगाई के रूप में भुगतना पड़ रहा है। इतनी महंगाई भी किसी शासनकाल में नहीं बढ़ी जितनी कि इस शासनकाल में बढ़ी है। और जरा रेणुका चौधरी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने बीजेपी पे क्या कहा है, बीजेपी के बारे में, जिस तरह से बीजेपी ने हमला किया, जरा कांग्रेस का भी हमला का जवाब आप खुद देख लें। It's a rather hot afternoon, weather-wise and otherwise. UPA 2 completes 4 years in service of the people and the nation. So we are very, very happy, and we're also bemused at the lack of a responsible opposition that helped shape this season for us, and ultimately it is the people who will judge and judge rightly. History will judge the BJP for the kind of negative role that they have played persistently, insistently and consistently. अरुण जेटली साहब ने, जो नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा के, उन्होंने प्रधानमंत्री पे, कांग्रेस पे क्या कहा वो आपको हम दिखाते हैं। अरुण जेटली के उस बयान को जो सुषमा स्वराज के साथ आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के सामने, देश के सामने रखा है। कभी इतिहास में नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री के पद को इतना छोटा और बौना कर दिया जाए। राजनीतिक मामलों में और नीति के मामलों में यूपीए चेयरपर्सन की तरफ देखते हैं, अंतिम शब्द उनका है। भविष्य के नेतृत्व के लिए किसी और की तरफ देखते हैं। प्रधानमंत्री का जैसे कोई राजनीतिक रोल ही ना सरकार के अंदर बचा हो। मुझे कोई दूसरा उदाहरण याद नहीं, किसी प्रधानमंत्री का याद नहीं, जब प्रधानमंत्री का पद हंसी और विनोद और व्यंग के कटाक्ष उसके ऊपर आए। इट बिकम्स द टारगेट ऑफ सरकाज़म एंड ह्यूमर। हरकेश जी, आपसे सबसे पहले आपके पास पहुंचते हैं। हम जानना चाहते हैं कि जो विपक्ष ने हमले किए आज, 2 मुख्य, महंगाई, भ्रष्टाचार और प्रधानमंत्री पद की गरिमा या उसका कद छोटा किए जाने की जो बात कही है भाजपा ने, क्या कहेंगे आप इसे? देखिए, ये तो सच है कि महंगाई बढ़ी है, उसके कारण जो भी हों, लेकिन महंगाई बढ़ी है और कारणों के विस्तार में बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग भी समझते हैं, इस पर बहुत बार बहस भी हो चुकी है जी। भ्रष्टाचार के आरोप भी बहुत सारे लगे हैं, लेकिन एक बात ज़रूर हुई है कि जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो
उनकी जांच हुई है और उसमें बहुत सारे लोगों को सज़ा भी हुई है, कुछ लोगों को जेल भी जाना पड़ा है। ये अगर ऐसा न हुआ होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ये घटनाएं घटी हैं, इसका अफसोस सभी को है। और हम समझते हैं कि आज जो हम ये 9 साल का जो पूरा कार्यकाल का एक विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें एक काले धब्बे के रूप में ये चीज़ें आई हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ईमानदारी के साथ और ज़्यादा सजगता के साथ भ्रष्टाचार वगैरह को समाप्त करने की दिशा में सरकार आगे कदम बढ़ाएगी और महंगाई को भी नियंत्रित करने की कोशिश करेगी। जो आखिरी सवाल था, जो विपक्ष का हमला था कि प्रधानमंत्री का पद इतना बौना कभी नहीं बनाया गया इतिहास में। प्रधानमंत्री का पद वो उनकी दृष्टि में, उन लोगों की दृष्टि में ऐसा है, लेकिन प्रधानमंत्री का पद इतना बड़ा है कि वो बौना किया ही नहीं जा सकता। वो बौना किया ही नहीं जा सकता है। श्याम जी, आज तक के प्रधानमंत्रियों में और इस प्रधानमंत्री में मैं एक फ़र्क देख रहा हूँ। मोरारजी देसाई से लेके वीपी सिंह को लेकर चंद्रशेखर को लेकर आज तक जो जो प्राइम मिनिस्टर हुए वो जनता में से जीत के आए थे, चुन के आए। ये पहले प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा में तीसरी बार से आना चाह रहे हैं। एक ब्यूरोक्रेटिक आदमी, उनके बाकी व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन क्या है मालूम नहीं, पर उनके कारण पूरे देश की तरक्की, देश की प्रगति को एक रोड़ा बन गया। एक प्रबंधक के रूप में उनको लाया गया, वो प्रबंधन भी ठीक नहीं कर पा रहे। इस प्रकार के प्रधानमंत्री जिसका विदेश नीति पे असर हो रहा है, जिसका देश के सिक्योरिटी पे असर हो रहा है, जिसके आम आदमी के जीवन पे असर हो रहा है, और सबसे बड़ा एक भी करप्शन का मामला प्रूव होकर उसकी कोई रिकवरी हो, इस प्रकार की कोई चिंता नहीं। और एक के आगे एक 17 18 घोटाले इनके कार्यकाल में आ रहे हैं, और तो भी ये बड़े इनोसेंट है, ये निष्पाप है। ये उनका अगर क्वालिफिकेशन माना जाएगा तो देश कौन कहां जाएगा। एक अभी मेरे को एसएमएस आया है, उसने लिखा ये भ्रष्टाचार के बारे में, नहीं बचा कुछ शेष, खा गए पूरा देश। आम आदमी की यह धारणा है। इस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस प्रकार का काम चल रहा है। आपको कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रेणुका चौधरी जी, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के जो लोग हैं उनको मोतियाबिंद है, उनको उनके दृष्टिकोण नहीं है। आप खुद सुने वो क्या कहते हैं, आपके इस जो आपने आरोप लगाया उस पर क्या कहती हैं वो। अफसोस इस बात की है कि इनकी विजन में खोट है। सरकार उचित मोतियाबिंद कैंप चलाती है, जाके अपना विजन ठीक कर ले। अब ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि इतने प्रकार के घोटाले देखने वाला मोतियाबिंद हमें हुआ है, पर ये कांग्रेस वाले सब अंधे हो गए हैं जिनको एक भी करप्शन का मामला दिखता नहीं। यहां तक नहीं रुकी वो। आपको मैं दिखाता हूं कि बीजेपी पे उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हवस है। आपको मैं दिखाता हूं उन्होंने क्या कहा है, आप खुद देखें। जो हवस जो दिख रही है सबकी अधिकार के लिए, जो हवस के प्यासे होते हैं, तो ये आप देख लीजिए कि इन लोगों का कौन सी ये कमिटमेंट है देशवासियों से। अगर इन लोगों में अगर एक तिनका भी कमिटमेंट होती तो आज के दिन दे वुड हैव पास्ड अ फूड सिक्योरिटी बिल, जो हजारों करोड़ों गर्भवती माएँ को, स्त्रियों को खाना मिल सकती थी, बच्चों को कुपोषण से रिहा कर सकते थे। किसानों की अधिकार को इन्होंने ठुकरा दिए और फिर कहते हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे। ये उनकी नेशनल एजेंडा है। और इतना ही नहीं, जो भ्रष्टाचार के बारे में सवाल पूछे गए तो उस तरह उन्होंने कहा इल्जाम आप लगा रहे हैं। जरा आप खुद देखें उनके तेवर और उनके जवाब। आपने कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए एकदम से ग्रीडी हो गई, और आपको नहीं लगता? नहीं, मेरे कहने की बात नहीं, सारे देश में लोग कह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैडम कि डीएमके से राजीव गांधी की हत्या को लेकर आपने कैसे रिश्ते रहे, किसी को बताना नहीं, आप उनके साथ सरकार चला रहे थे। आप उस नहीं, आप क्या कहना, आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं। इस इल्जाम का मैं जवाब नहीं देना चाहता।
तो वो उन सवालों का जवाब नहीं देंगी जो देश देना चाहता है। उन्होंने कुछ जुमले चुने। कैसे आप श्याम जी, जो बात उन्होंने कहा कि बीजेपी एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष की तरह उनकी भूमिका नहीं रही है, और यही बात सिर्फ रेणुका चौधरी नहीं कह रही है, और सत्ता के लिए आपको हवस है। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी जी ने भी आज जब रिपोर्ट कार्ड पेश हुआ है देश के सामने, उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने विपक्ष की जिम्मेदार विपक्ष भूमिका नहीं निभाई है। उन्होंने कहा है इस बात को लेके। तो कैसे देखते हैं कांग्रेस के तरफ से जो आपके ऊपर जिन बातों को लेकर आप सरकार पे हमला कर रहे हैं, सरकार आपके ऊपर सत्ता में के लालची होने का, सत्ता के लिए काम करने का आरोप लगा रही है? सबसे बड़े जो बिलों की चर्चा रेणुका चौधरी जी कर रही थी जी, ये सब बिल पारित होने वाला सदन कैसे चलाना, उसकी स्ट्रेटेजी कैसे करना और वो कैसे स्किलफुली हैंडल करना, ये रूलिंग पार्टी का काम होता है। हमने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए एक सेशन काम बंद किया, वो सेशन 1 मिनट भी चला नहीं, उसके बाद आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करते हो। इतना आपका सदन चलाने का प्रेम है। हमने कहा था कि ये दोनों मंत्री जो पकड़े गए हैं करप्शन के मामले में, रेल मंत्री और उनका तुरंत इस्तीफा लो, अश्विनी कुमार जी का और बंसल जी का, हम सदन चलाने देंगे। सदन पूरा खत्म करके फिर आप उनके इस्तीफे लेते हो। इतना आपका डेमोक्रेसी का और सदन चलाने का प्रेम है। आप कौन से अधिकार से यह बोल सकते हो? एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष की भूमिका हमारे पार्टी ने की, इसलिए ये सब घोटाले उजागर हुए, इसलिए देश में आंदोलन खड़े हुए और आम जनता जागरूक हो गई है। कांग्रेस वाले कुछ भी कहे, बीजेपी की हवस कहे या कुछ कहे, एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसके कारण ये सब संस्था, अच्छा ये जो घोटाले निकाले ये बीजेपी ने नहीं निकाले, ये कैग ने निकाले, ये सीवीसी ने निकाले, ये सीबीआई ने निकाले, ये सब गवर्नमेंट की संवैधानिक संस्था है। ये न्यायालय ने इन पर टिप्पणी किया है, संसद ने इसमें किया है रोल, ये सब बातें निर्वाचन आयोग ने किया है। आज तक आजादी के बाद ये सभी संवैधानिक संस्थाओं का रास करने का काम, सत्ता तो आएगी जाएगी, पर इस प्रकार की संस्थाओं की गरिमा खत्म करने का काम ये कार्यकाल में हुआ है, जिसमें मनमोहन सिंह जी नेतृत्व कर रहे इस सरकार का। जी, अब हरकेश जी, एक सवाल मैं अवधेश जी के पास जाऊं उससे पहले जो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री बोले कि पहली बार राज्यसभा से तीसरी बार चुन के आ रहे हैं, प्रधानमंत्री सीधा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कितना गंभीर मसला है? एक कांग्रेस के नाते नहीं, मैं एक राजनेता के नाते आपसे पूछता हूं, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले नेता के रूप में आपसे जानना चाहता हूं मैं। देखिए, मैं तो व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं तो इस राय का हूं कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो भी बनते हैं उन्हें कुछ दिनों के लिए ठीक है वो राज्यसभा से रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और विधानसभाओं में भी ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन एक अलग तरह की एक स्थिति बन रही है, इसमें अपोजिशन का भी कम रोल नहीं है। आज अपोजिशन के बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स आपको मिल जाएंगे या पहले रहे होंगे, जिन्होंने कि आपने देखा होगा कि उन्होंने चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ा और वो दूसरे रास्ते से आकर के और मुख्यमंत्री रहे। तो ये जब काम विपक्ष भी करने लगता है तब फिर दूसरे के लिए उसे कहने का वो नैतिक अधिकार ज़्यादा नहीं रह जाता। हाँ, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं नहीं जानता, शायद उनके मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो विधानसभा का चुनाव लड़ करके ही रहे हैं, लेकिन और कई पार्टियों में ये देखा जा रहा है। नीतीश कुमार भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार हैं, मायावती जी रही हैं, वो नहीं लड़ी थी। अभी अखिलेश यादव भी शायद एमएलए नहीं हैं, एमएलसी ही हैं। तो इस तरह की चीज़ें अब राज्यों में भी दूसरी पार्टियों के जरिए भी शुरू हो गई हैं। तो ये चीज़ तो खैर बंद होनी चाहिए। मैं भी ये मानता हूँ कि लोकसभा का चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसी तरह से विधानसभा के चुनाव लड़कर जीत कर आएँ तो लोग मुख्यमंत्री रहें तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसमें सारी पार्टियों को ख़ास तौर से इस पर एक सर्वदलीय बैठक बुला करके और इस पर एक कार्यक्रम करना चाहिए और बात करनी चाहिए ताकि ये चीज़ बन हो। जी, दूसरा जो सवाल है कि जो बात आरोप लगाए बीजेपी के ऊपर एक जिम्मेदार विपक्ष नहीं होने का, उन्होंने अपनी भूमिका जो थी उनकी एक जिम्मेदार विपक्ष की वो नहीं निभाई। देखिए, भाजपा के बारे में एक बात तो कभी कैंप लगवाने की बात कही है, आप लगवा रहे हैं क्या? जी, भाजपा के बारे में जो आपने अभी कहा जिम्मेदार विपक्षी वाली बात,
तो भाजपा के बारे में कहने में कोई संकोच नहीं है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता में तो कुछ दिनों तक रही, केंद्रीय सत्ता में, और सूबों की भी सत्ता में ये पार्टी है तमाम सूबों में। लेकिन इसमें एक चीज़ खास तौर से देखी गई कि जब ये पार्टी सत्ता में आई तो इसने कम गड़बड़ियाँ नहीं की थी। अगर ये गड़बड़ियाँ न किए होते तो इनको सज़ा भी जनता नहीं दी होती। लेकिन उस समय की अब सारी बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता कि किस तरह से सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो आपको लगता है यूपीए के सरकार को भी सजा मिलने वाली है? तो ये यूपीए 2 की सरकार को सजा मिलने का समय आ गया, जो बात आपने कही वो देखिए, आप बहुत बेचैन मत होइए, मैं बड़ा साफ बात करता हूँ, आप लोगों की तरफ से इधर उधर की बात नहीं करता हूँ। और अगर जनता समझेगी कि सजा देनी है तो जनता सजा देगी, और वह एक ऐसा रास्ता होगा जो अगर आप भी सत्ता में आएंगे तो आपको भी उससे सबक लेना पड़ेगा। तो जनता सजा देती है, कई बार नहीं भी देती है, लेकिन अब ये तो जनता के आकलन पर है कि वो क्या सोचती है। लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय कुछ ज़्यादा जल्दीबाजी में दिखाई दे रही है सत्ता में आने की, इसीलिए लोग उसे कह रहे हैं कि गैर जिम्मेदाराना विपक्ष का रोल इस समय अदा कर रही है। यूपीए 2 के बारे में और यूपीए 1 के बारे में अगर आप देखें, जो रिपोर्ट पेश किया जा रहा है उसमें उपलब्धियां तो यूपीए 1 की गिनाई जा रही है। यूपीए 2 के समय में कुछ खास हुआ नहीं हरिकेश जी? नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं यूपीए 2 के समय में जिससे कि थोड़ी परेशानी हुई है। लेकिन ये बात सही है कि जो गड़बड़ी हुई है उस पर कार्रवाई भी सरकार कर रही है, उस पर कार्रवाई कर रही है। तो फिर आप कह रहे हैं कि हरिकेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी थोड़ा जल्दी में है, सत्ता पाने की जल्दी में आप हैं। राजनीति में हम भी कोई सन्यासी नहीं है, यहाँ आए हुए सब लोग सत्ता के लिए ही राजनीति करते हैं। सवाल वो नहीं है सत्ता आप कैसी चलाते हो, लोगों का विकास के लिए जो लोगों ने आपको चुन के दिया है उसमें आपकी जवाबदेही क्या है, उसमें आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, उसमें आपका परफॉर्मेंस क्या है। बहुत चिंता कर रहे हैं आपकी। मोतियाबिंद का जो है लगाएंगे कैंप आप लोगों के लिए, उसके बाद हवस है और हवस जो है उसको भी जरा योग वगैरह करा के आपको संयमित कराएंगे। कई चीजें आपके बारे में अच्छा आज जब 4 साल के बाद वो अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट दे रहे हैं, मेरा उनको कहना है कि कितने हजार करोड़ के घोटाले हुए, उसमें से कितने हजार करोड़ रुपए आपने रिकवर करवाए। एक भी रुपया, इंक्वायरी चलती रहेगी, कार्रवाई चलती रहेगी, लोग देखते रहेंगे, लोग सहते रहेंगे, महंगाई की मार भुगतते रहेंगे और आप कुछ भी रिकवर नहीं कर पाएंगे और सजा नहीं मिलेगी, और केवल 4 मंत्री जेल में डाल दिए। और जब लोगों का प्रेशर बनता है। श्याम जी, जो कांग्रेस के जो भी प्रवक्ता है, नेता, वो कहते हैं कि जब भ्रष्टाचार की बारी आती है तो आप जिस तरह से दिल्ली डाले में कर्नाटक में किया, जिस तरह से उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ, हमारे मंत्री के खिलाफ आरोप लगे तो वो जेल गए, उससे हमने इस्तीफा लिया, हमने कार्रवाई की। ये बात सोनिया गांधी खुद कह रही हैं कि अगर भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया है और भ्रष्टाचार के विरोध उन्होंने कार्रवाई की है, तो इस बात को भी तो देश की जनता देखेगी। अगर आपके, तो आप उसको उस पर कैसे, कहां कहां कार्रवाई की है? अभी आते आते मैंने न्यूज देखी है, आज 11 करोड़ की रिकवरी मांगी है शीला दीक्षित से, जिन्होंने गवर्नमेंट के फंड का उपयोग एडवर्टाइजमेंट के लिए किया है, और लोकायुक्त ने ऑर्डर निकाली है कि ये रिकवर करो। कौन से शुंगलू कमेटी का रिपोर्ट आया, क्या किया इंप्लीमेंटेशन शीला दीक्षित ने? आज तक हमने तो केवल लोकायुक्त के रिपोर्ट पर येडियुरप्पा का इस्तीफा लिया। भाजपा के इस विषय के जो मूल्यांकन के मापदंड है वो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इसलिए कांग्रेस को तो ये बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यही बात सोनिया गांधी भी कह रही है कि जो उनका काम है यूपीए 2 का, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये सोनिया गांधी खुद कह रही हैं। तो देना वो सब जवाब। इतने घोटाले करने वाली सरकार की क्रेडिबिलिटी के बारे में एक शब्द का उन्होंने उल्लेख नहीं किया है और परफॉर्मेंस रिपोर्ट दे रहे जनता को। जी अवधेश जी, ये बहुत सारी बातें आपने कांग्रेस की भी सुने, हरिकेश जी की भी सुने, श्याम जाजू की भी सुने, उन्होंने प्रधानमंत्री का भी आपने बात सुना, सोनिया गांधी की ये तमाम बातें जो मैंने आपको बताई, ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। मिला जुला के यूपीए 2 सरकार का रिपोर्ट कार्ड अगर देखें तो ये रिपोर्ट कार्ड देश की जनता में क्या संदेश दे रहा है? ये बात सही है कि आपने मुझे जो है 30 मिनट से जो है मूक बधिर बना के बैठाया हुआ है जी। तो उसमें और अंत समय में मुझे बता रहे हैं कि मैं उस पर नहीं जाऊंगा। किसी सरकार के मूल्यांकन की 4 कसौटियां हो सकती है। जो पहले पर हमने चर्चा की, पहला नेतृत्व, दूसरा है कि जो गठबंधन की सरकार है उसने अपने गठबंधन के साथियों का प्रबंधन कैसे किया है, उनका व्यवहार कैसे किया है। तीसरा यह है कि सरकार की उपलब्धियां क्या हैं,
क्योंकि ये सरकार के प्रधानमंत्री जो है अर्थ विशेषज्ञ माने जाते हैं, उस मायने में क्या है। चौथा है कि सरकार की छवि कैसी है आम जनता के रूप में। हम चाहेंगे कि आप उपलब्धियों और छवि के बारे में हाँ, और पांचवा यह है कि नहीं ना, विपक्ष के साथ भी आपने कैसा व्यवहार किया है। अब उपलब्धियों के आधार पर देखेंगे। मैं जरा हरिकेश जी को एक बात कहूंगा। हरिकेश जी, पिछले नवंबर से जो आपकी पार्टी है उसमें अब यूपीए को मैं कहने लगा हूं कि ये यूनाइटेड प्रोवोगेटिव अलायंस है। ये प्रोवोक करती है विपक्ष को कि आप उत्तेजित हो और संसद भी न चलने दो, हमारा विरोध करो। क्योंकि सोनिया जी ने स्वयं कहा था, आपको याद होगा रामलीला मैदान में, कि विपक्ष को करारा जवाब देना है। उसके बाद से लगातार उनके भाषण हुए हैं इस बात पर। तो जब आदमी अंदर से परेशान हो जाता है ना, देखता है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तो हमला शुरू कर दो। तो यह सरकार मनोवैज्ञानिक रूप से वहां पहुंच गई। क्यों पहुंच गई है? देखिए, यह बात सही है कि 2009 के जाते समय केवल एक जो है वोट के लिए घूस वाला नोट का कांड था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि एक पूरा भ्रष्टाचार के कालिमा का एक वृत्त बना हुआ है, घेरा, उसके अंदर पूरी सरकार खड़ी है, उसमें हम आप भी जाएंगे तो समूचा शरीर काला हो जाएगा। यह स्थिति की तुलना आप करेंगे जो कह रहे उपलब्धि, तो आपको आप कवर कर रहे हैं 90 और 91 की स्थिति याद करिए। उस समय भी देश की यही स्थिति थी, आर्थिक संकट था, सामाजिक सांस्कृतिक उथल पुथल था और राजनीतिक रूप से नेतृत्व की छवि खत्म थी, लगता था कोई लीडर ही नहीं है इस देश में। तो लेकिन उस समय एक प्लस पॉइंट था कि देश को विश्वास था कि हम इससे उबर जाएंगे। इस समय जो सबसे बड़ा संकट भारत के सामने है कि लोगों की उम्मीद खत्म हो रही है, यह विश्वास खत्म हो रहा है कि हमारा देश जो है इन संकटों से उबर जाएगा। अब जैसे इकोनॉमिक सिचुएशन ले लीजिए, 1991 में जब हम 5.2% के राजकोषीय घाटे में थे, हमारा भुगतान संतुलन खत्म हो रहा था, हमको डिफॉल्टर घोषित किया जा रहा था। अभी हम 5.5% से ज्यादा राजकोषीय घाटे में है। 3 साल से हमारी हालत खराब है। जैसे इसको ऐसे समझिए, कोई कमजोर आदमी बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उसको थोड़ा कहा जाता है कि तुम टहलो कि थोड़ा ताकत हो, उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था थोड़ा खड़ा होकर चलते चलते हाँफ के गिर जा रही है। 5% आपका विकास दर आ गया, मतलब आपको 6.5 कहा गया, वहां भी नहीं पहुंच पाए हैं। व्यापार घाटा रिकॉर्ड हो गया है, 9 लाख करोड़ के पर हम पहुंच चुके हैं। देश के पास पैसे नहीं, करें फूड सिक्योरिटी बिल कर दो, 1600 करोड़ रुपया प्रतिदिन के कर्ज पर देश चल रहा है। किस राज्यों के पास, राज्यों के बजट 3-3 महीने में खत्म हो जा रहे हैं। कहां स्थिति है? एग्रीकल्चर खत्म है, सेवा क्षेत्र खत्म है, और उद्योग 20 साल में सबसे नीचे गया है। ये अप्रैल महीने में 20 साल में इतना नीचे नहीं गया है। तो ये हालत हमारी इकोनॉमी की हो गई है। आप सांस्कृतिक और बाकी सुरक्षा की दृष्टि से देखिए, कोई किसी को अतिवाद की बू आती हो, अगर हरिकेश जी को, तो मैं कुछ प्रश्न रखता हूं। दिलीप जी, क्या इस देश में हरिकेश जी या कोई भी यह कह सकता है कि 4 सालों तक लगातार जो आदमी सारी नीतियां लगा करके भी देश की अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाया, वो 1 साल में संभाल लेगा? क्या जो सारी अपनी बुद्धि लगा करके महंगाई पर नियंत्रण नहीं पाया, वो कर लेगा? क्या अपनी सारी ताकत लगा के 2005 से मैं प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा हूं कि माओवाद हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो आदमी 9 साल में नहीं कर पाया वो आगे कर लेगा? जो व्यक्ति जिसके शासन में मुंबई जैसे हमले होते हैं और पाकिस्तान को हम जो है नंगा करके खड़ा नहीं कर पाते हैं, सजा नहीं दिलवाते, वो आगे कर पाएगा? बेरोजगारी, क्या जिस ढंग से बेरोजगारी बढ़ रही, क्योंकि अभी जो विकास हुआ है ना, वो ऐसा डेवलपमेंट नहीं है जहां से रोजगार मिले, तो उसमें क्या इस पर उम्मीद आप कर सकते कहते हैं कि पूरी तरह से? मैं ये कह रहा हूं जी, मैं ये कह रहा हूं कि हमारा देश आजादी के बाद ऐसे संकट, चुनौतियों, समस्याओं और संकटों से घिर गया है जिसकी कल्पना उस समय भी नहीं की गई थी। और दुर्भाग्य यह है कि यह सरकार रिपोर्ट कार्ड पेश करती है, देश से जो क्षमा मांगनी चाहिए कि हमसे भूले हुई है, लेकिन क्या देश को यह विश्वास है कि विपक्ष सत्ता में आ जाएगा, इसको संभाल लेगा? अगर यह भी आप पूछेंगे तो वहां भी नेतृत्व का संकट है हमारे देश के लिए। मैं जब भी सोचता हूं कि देश का क्या होगा, तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे अंदर क्या भाव पैदा होता है। चलिए, यही भाव हम 2-4 बात और सुनिए। हरिकेश जी से पहले 1 मिनट, हरिकेश जी आप उत्तर देंगे। इस सरकार को लोग मानने लगे हैं कि यूपीए ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस नहीं है, ये यूनाइटेड परचेजेबल अलायंस है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपीए जो है ये अनप्रोग्रेसिव अलायंस है। कुछ लोगों ने कहा है कि यूनाइटेड प्रोफ्लिगेट अलायंस माने दुष्चरित्रों का यह संयुक्त गठबंधन हो गया है।
तो आप जो है ये इसको कैसे देखते हैं आज के यूपीए को? बल्कि देखिए जब इनके सहयोगी जाने लगे ना, तो एक अमेरिकन पत्रकार ने लिखा कि यूनाइटेड प्यूजिलिस्टिक अलायंस है, माने धींगा मुष्टि आपस में मुक्केबाजी करने वालों गठबंधन की सरकार है। किसी ने लाया नहीं, ये तो यूनाइटेड पग्नेसेस गवर्नमेंट है। पग्नेसेस का मतलब है झगड़ालुओं की सरकार। एक ने कहा यार इतना नाम क्यों दे रहे हो, ये तो दुनिया की सबसे सरियल सरकार है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये यूनाइटेड प्यूट्रिड अलायंस है। तो ये सब जो नामकरण, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतना नामकरण किसी सरकार को भारत में नहीं मिला। उन बातों पे जो बात आपने कहा कि जो स्थिति हरिकेश जी, अवधेश जी ने गिनाई है कि जो आर्थिक जो हमारे स्थिति है उस पे, जो राजनीतिक स्थिति है उस पे, जो विदेश नीति है उस पे, तमाम चीजों को उन्होंने जो बताया, कितना आप सहमत हैं कि देश क्या उम्मीद जो कह रहे हैं अवधेश जी के लोगों में उम्मीद नहीं है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि देश की उम्मीद नहीं ख़त्म हुई है। जो यूपीए के बारे में तमाम टर्मिनोलॉजीज़ का प्रयोग किया है अवधेश जी ने, जी एक बुद्धिमान पत्रकार हैं लेकिन अपनी बुद्धि को बड़ा गलत दिशा दे रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस टर्मिनोलॉजी तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सही है कि यूपीए के कार्यकाल में पिछले 4 सालों में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई हैं जिससे कि सरकार की छवि पर असर पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे आपका मोहब्बत मनमोहन सिंह के प्रति देख के तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। पिंड छुड़ाइए देश को उनसे। आप इतना मोहब्बत करेंगे आपकी पार्टी भी डूबेगी और देश भी डूब जाएगा। हुई हैं, इसको जहाँ तक संभालने की कोशिश संभव है, मैं समझता हूँ कि जो हमारे सरकार का पार्टी का नेतृत्व है कोशिश करेगा, लेकिन अब तो बहुत जल्दी ही देश के चुनाव भी होने वाले हैं, तो जनता ही इन तमाम सवालों का जवाब दे देगी, इसलिए इस पर बहुत माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। बेहतर यही है कि जनता के बीच में जा कर के अपनी बातों को कहा जाए। जनता के बीच में जाके श्याम जी अपनी बातों को कहिए, जो स्थिति है उनको बताइए। क्या जनता, दिलीप जी, जो मैं एक सवाल श्याम जी से मैं पूछना चाह रहा हूं, देखिए इसको यूनाइटेड पायरियाटिक अलायंस भी किसी ने कहा है, जैसे पायरिया हो जाता है ना, खून निकलता रहता है दांत से। क्या जो स्थिति है वो स्थिति है? क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है? क्या बीजेपी के पास नेतृत्व है? क्या बीजेपी के पास दृष्टि है? क्या बीजेपी के पास नीतियां हैं? क्या है बीजेपी के पास जो विकल्प बीजेपी देके इस जो स्थिति है इससे देश को निकाल सकती है? वो क्या नीतियां हैं? कौन लीडरशिप है? क्या है? जो वर्णन अभी देश का पूरे परिस्थितियों का आ रहा है, देश की जनता दुखी है, परेशान है, बिल्कुल परेशान, उनको विकल्प चाहिए, उनको विकल्प चाहिए। एक अच्छे सक्षम विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप में एनडीए के रूप में जनता देख रही है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेटल प्रूव किया है। जिन जिन राज्यों में हम मित्र पक्षों के साथ हमारी सरकारें चला रहे, बहुत अच्छी सरकारें चला रहे, हमने विकास करके दिखाया है। और विकास के लिए उनका ही उल्लेख कांग्रेस वालों को भी करना पड़ रहा है, फिर वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या पंजाब हो, तो अलग अलग राज्यों में बिहार हो, ऐसे अलग अलग राज्यों में हमने अपना मेटल प्रूव किया है। एक सक्षम विकल्प के रूप में देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पास देख रही है। दिलीप जी, एक बात कह दे रहा हूं जी, कुल मिलाकर के एक बात तो बिल्कुल सही समझ लीजिए कि ये देश का दुर्भाग्य ही है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने को एक विकल्प समझ रही है। और अगर जनता के सामने कोई मजबूरी होगी तो हो सकता है जनता के उस मजबूरी का ये लोग फ़ायदा भी उठा लें, लेकिन ये तो निश्चित रूप से इस देश के लिए कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इनका जो पूरी थीसिस है, जो पूरी आइडियोलॉजी है, वो देश के अस्तित्व पर ही एक खतरे के रूप में मंडराती रहती है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की किसी भी राजनीतिक दल का विकल्प नहीं है। लेकिन अब चलिए देखा जाएगा जनता क्या हरिकेश जी, भारतीय आपने तो सभी पार्टी का कांग्रेसीकरण कर ही दिया, सब ऊपर से लेकर नीचे तक विधान परिषद से आ रहे हैं। आपके देखा देखी भाजपा नहीं, ये एक बात बोल दूंगा, देख लीजिए ऐसा है, समय कम है, कोई बात नहीं है यार, 9 साल पर कर रहे हैं, समय बढ़ जाएगा। बिल्कुल अब आप टोक रहे हैं, देखिए ऐसा भारतीय जनता पार्टी को नेशनल डिफ्रॉड अलायंस,
शुद्धिकरण की राजनीति करनी पड़ेगी। क्या ये यूनाइटेड प्यूरिफिकेटर अलायंस हो सकती है? क्या ये जो है नेशनल डिग्रेडेशन जो नॉन डिजेनरेशन अलायंस हो सकती है? नॉन डिग्रेडेशन अलायंस हो सकती है, क्योंकि जो विरूपित हो गया है देश, उससे बाहर निकालना, उल्टी भूमिका अपनानी पड़ेगी। मैं उनसे क्षमा चाहूंगा, लेकिन मेरा विश्वास नहीं है कि आज की भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कोई अलग संस्कृति देश को दे पाई होगी। आर्थिक नीति इनकी एक है, नेताओं का रहन सहन, भाषा, बोलचाल, हाव भाव लगभग वही हो गया हुआ है। इसलिए मुझे बीजेपी कांग्रेसीकरण हो गया है। 10 साल पहले मेरे से पूछते तो मैं शायद उम्मीद प्रकट कर सकता था, लेकिन इस समय मैं अपने मित्र श्याम जाजू से क्षमा करते हुए भी कहूंगा कि इस समय मुझे एनडीए या भारतीय जनता पार्टी वो यूनाइटेड प्यूरिफिकेशन अलायंस के रूप में नहीं दिखाई दे रही है, जो कि देश को जरूरत है। श्याम जी, एक शब्द कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कम, क्योंकि हमारा समय खत्म हो गया है। देश का दुर्दैव है कि ऐसे सरकार को 9 साल हमने झेला है, अब जनता राहत चाह रही है। राहत देने के लिए कौन तैयार है, एक बड़ा सवाल है। ये इसका जो जवाब है वो सिर्फ आपके पास है, यानी जनता के पास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरिकेश जी, अवधेश जी और श्याम जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।